हाय गाइस। जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाओ। एक वैकेंसी आई है दून पब्लिक स्कूल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मल्टी चेन स्कूल्स है ऑल ओवर इंडिया। वो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराएगी इंटरव्यू आपका तोपचाची स्कूल के कैंपस में। लास्ट ईयर भी इन्होंने कंडक्ट कराया था और ये बोकारो में हुआ था और हमारे काफ़ी स्टूडेंट वहाँ जाके लास्ट राउंड तक गए और सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो हमने पूछा कि क्या मतलब हर बार जाएंगे और बच्चे सिलेक्शन नहीं होंगे, तो उनका एक ही जवाब था कि मेरिट बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। अगर मेरिट के लायक रहेंगे तो वो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मैक्सिमम लोग जो इनका स्पीकिंग इंग्लिश नहीं है, उनके लिए दिक्कत होता है इंटरव्यू फेस करना। और इसमें मल्टीपल राउंड्स होते हैं। पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, फिर सिंगल इंटरव्यू होता है, फिर मैनेजमेंट का इंटरव्यू होता है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट हमारे रिटन टेस्ट में ही छट गए थे। जब आपका सब्जेक्ट नॉलेज नहीं रहेगा तो रिटन टेस्ट में आप छट जाओगे। सब्जेक्ट नॉलेज है और आप सब्जेक्ट नॉलेज वाला जो रिटन टेस्ट है वो क्लियर कर लोगे। मान लो आपका इंग्लिश का है तो इंग्लिश सब्जेक्ट का रिटन टेस्ट होता है, हिंदी का है तो हिंदी का, साइंस है तो साइंस का रिटन टेस्ट होता है। इस बेसिस पे आपको पहले शॉर्टलिस्ट करते हैं। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू राउंड होता है तो उसमें आपका इंग्लिश चेक करते हैं। अगर स्पोकन इंग्लिश नहीं है आपका तो वहाँ पे इशू आता है, वहाँ पे दिक्कत आती है और उसके बेसिस पे छट जाते हैं। तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। लास्ट राउंड जो HR राउंड होता है उसमें आपका एटीट्यूड देखते हैं मैनेजमेंट, कि आप वर्क करने के लिए रेडी हो। दूर है कैंपस तो आप ये बहाना नहीं मारोगे कि बहुत दूर है, तो आपका वो एटीट्यूड देखेंगे कि हाँ कोई भी परिस्थिति में तुम स्कूल में ज्वाइनिंग लेटर अगर मिल जाता है तो छोड़ते नहीं हो, उसको कंटिन्यू करते हो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो कि आपको सेलेक्ट कर लिया जाए और फिर आप उसका कुछ ना कुछ बहाना मार दो कि उतना दूर हमको जाना नहीं था, हम सिर्फ ट्राई कर रहे थे कि होता है कि नहीं होता है। तो ये सारा चीज़ वो जब मैनेजमेंट का इंटरव्यू जब होता है, जब HR राउंड का इंटरव्यू होता है, तो ये सारी चीज़ें वो चेक कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर क्लियर हो कि हमको ज्वाइन करना है तो आप प्रोसीड करो। और कभी नेगेटिव थॉट्स मन में मत लाना इंटरव्यू के दौरान कि हाँ, अगर पूछते भी हैं कि कोई दिक्कत यहाँ आने में कोई है, तो नेगेटिव थॉट नहीं बोलना है कि आपको स्कूल बहुत दूर लगा या कोई ऐसा जो नेगेटिव फीडबैक हो, तो अवॉइड करना है नेगेटिव फीडबैक। उससे आपका नेगेटिविटी समझ में आता है, तो आप नेगेटिविटी नहीं दिखाना है आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है थ्रू आउट इंटरव्यू। अभी बायोडेटा का जहाँ तक बात होता है कि आप जो बायोडेटा रिज्यूमे आप लोग सभी को बनाए हो किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ पे। मान लो आपने शादी के लिए बनाया हो, आपने इनिशियल स्टेज पे कहीं वर्क एक्सपीरियंस के लिए बनाया हो, तो बायोडेटा आपका बहुत रफ है। हम जितने भी बायोडेटा हमने रिसीव किए सभी में कुछ ना कुछ गलतियाँ थी, त्रुटियाँ थी, तो उनको इशू को वो सॉल्व करना है। आपका बायोडेटा ही आपका प्रेजेंटेशन है आपके एब्सेंस में। तो आपके एब्सेंस में अगर आपका बायोडेटा प्रॉपर नहीं है तो आपका बायोडेटा ही सिलेक्ट नहीं होगा, आपका रिज्यूमे ही सिलेक्ट नहीं होगा। और एक बार रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं होगा तो आप आगे का जो स्टेजेस है वो क्लियर नहीं करोगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हम जो बायोडेटा बनाए हैं वो प्रॉपर है। ऐसा कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं होता है बायोडेटा का कि आपको यही गाइडलाइन के हिसाब से बायोडेटा बनाना है। बायोडेटा सभी का यूनिक होता है, सभी का इंडिविजुअल होता है। तो आपका जो बायोडेटा होगा आपका रहेगा, वो आपका इंडिविजुअल रहेगा और उसको ध्यान में रखना है कि आपका अलग लगे बाकी से बायोडेटा से। अगर हम कोई फॉर्मेट अगर आपको दे देते हैं बायोडेटा का तो सभी कोई पूरे कॉलेज के स्टूडेंट एक ही फॉर्मेट में बायोडेटा देंगे तो वो यूनिकनेस नहीं रहेगा। तो आपको यूनिकनेस मेंटेन करना है बायोडेटा में, रिज्यूमे में आपको यूनिकनेस भी तो आप जो यूनिकनेस मेंटेन करोगे वो कैसे मेंटेन करोगे, क्या पॉइंट्स को आप कंसीडर करोगे कि आपका बायोडेटा में सारा कुछ कंसीडर भी हो जाए और आपका यूनिक भी रहे। तो बेसिक आपको सबको पता है कि बायोडेटा में आपका या रिज्यूमे में आपका इंट्रोडक्शन रहता है, मीन्स आपका पर्सनल डिटेल्स रहता है। तो पहले पर्सनल डिटेल्स डालोगे ऊपर में। और क्या रहता है आपको सभी को पता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर एजुकेशनल के लिए दे रहे हो तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन रहेगा। फिर आपका स्किल्स है, वो सारे स्किल्स मेंशन रहेंगे।
फिर क्या मेंशन रहेगा, आपका एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस मेंशन रहेगा, एक्सपीरियंस, और क्या कोई अवार्ड या प्राइज जीते हो, रिकॉग्निशन मिला है, नॉमिनेशन मिला है, वो सारे अवार्ड्स मेंशन रहेंगे। इसके अलावा आपका कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, कोई पार्टिसिपेशन है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन या सर्टिफिकेशन है तो वो सारा मेंशन करोगे। तो ये सारा बेसिक आउटलाइन रहेगा आपका बायोडेटा का। अभी इसमें ये सभी को अगर ऐसे ही बनाओगे तो सभी का यूनिक क्या रहेगा, सभी का सेम रहेगा। तो जिसका भी बायोडेटा उठाएंगे आपके एब्सेंस में, आपका बायोडेटा ही आपका प्रेजेंटेशन है और पूरे कॉलेज का एक ही प्रेजेंटेशन रहेगा। तो किस बेसिस पे वो गाइड करेगा या सिलेक्ट करेगा कि ये इस बायोडेटा को सिलेक्ट करना है या इंटरव्यू के लिए कॉल करना है। तो आपका बायोडेटा आपका यूनिक होगा। तो पर्सनल डिटेल तो सभी का यूनिक रहेगा, कोई इशू नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारे पीरियड हो, सारा का सेम ही रहने वाला है मोर और लेस, खाली मार्क्स अलग अलग रहेंगे। स्किल्स आपके अलग अलग रहेंगे, किसी के कंप्यूटर के रहेंगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर के रहेंगे, है ना। कंप्यूटर का बेसिक स्किल्स, एमएस ऑफिस अगर है, सारा पता है ऑफिस का, तो ये सब सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। कैसे एक्सपीरियंस में क्या ऐड कर सकते हो, आपने कहीं काम किया है तो वो एक्सपीरियंस में मेंशन करोगे। स्किल्स के अंदर आप और भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपके अंदर मैनेजिंग स्किल्स है तो गुड मैनेजिंग स्किल्स, आपने कहीं पे काम किया है कोई ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एज ए कॉलेज में आप कोई कोऑर्डिनेटर रहे हो किसी चीज़ के, तो आपने मैनेजिंग स्किल्स वो दिखा सकते हो। जैसे आपने कोई ऑर्गेनाइज किया है, स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है और आप उसमें ऑर्गेनाइजर में थे, कोऑर्डिनेटर में थे, एकेडमिक फेस्ट हो रहा है आप उसमें ऑर्गेनाइजर में थे, तो आप ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स दिखा सकते हो, स्किल्स में ऐड कर सकते हो। क्योंकि जब जो चीज़ ऐड करोगे वो चीज़ पे वो क्वेश्चन करेंगे। अगर आप एमएस ऑफिस ऐड करते हो स्किल्स तो वो क्वेश्चन करेंगे एमएस ऑफिस में क्या आता है, पावर पॉइंट आता है, वर्ड आता है या सारा कुछ आता है, तो वो चीज़ वो टेस्ट भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि जो भी आप लिख रहे हो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ कॉपी नहीं करना है कि दूसरा कोई बायोडेटा में ये लिखा है तो हम भी लिखते हैं, नहीं तो मेरा खाली खाली जैसा लगेगा। आपको जो भी लिखते हो बायोडेटा में, रिज्यूमे में, उसका प्रूफ होना चाहिए, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहोगे। एक्सपीरियंस में वर्क एक्सपीरियंस है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या डाल सकते हो, आप बीएड के छात्र हो, आपका पीओटी होता है, ट्रेनिंग होता है, आप वो ट्रेनिंग डाल सकते हो कि हमने 6 महीना 4 महीना ट्रेनिंग किया था स्कूल में, तो वो चीज़ एक्सपीरियंस में ऐड होएगा। वो भी नहीं है तो आप होम ट्यूशन लेते हो, इतने साल से पढ़ा रहे हो पार्ट टाइम, वो सारा मेंशन करो कि होम ट्यूशन लेते हैं हम या घर में कोचिंग क्लास चलाते हैं या कोई कोचिंग क्लास चलाते हैं, वो सारा एक्सपीरियंस मेंशन करो कि हम 9, 10, 11, 12 को पढ़ाते आए हैं 8 साल से, 6 साल से। भले अभी तुम्हारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट नहीं हो एक्सपीरियंस का, पर तुम दिखाओ कि हाँ मैंने वो पढ़ाया है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं सीख रहा हूँ बीएड कॉलेज में जाके कैसे पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ ऐड ऑन होंगे आपके रिज्यूमे के लिए। अवार्ड्स आपने क्या जीता है, कोई भी छोटे छोटे अवार्ड्स को मेंशन करो। आपने कोई पेंटिंग कंपटीशन में अवार्ड जीता है, ये सारी चीज़ मेंशन करो आप। तो अवार्ड्स को छोटे भी हैं, सर्टिफिकेट हैं, उसके तो मेंशन करो। सर्टिफिकेट नहीं है तो मत मेंशन करो। अगर सर्टिफिकेट नहीं रहेंगे और वो मांग देगा सर्टिफिकेट है तो आपका सारा गलत दिखाएगा। तो एक भी गलत काम नहीं करना है, जो भी आपका सही है विद सर्टिफिकेट है तभी आप मेंशन करो। एक्स्ट्रा करिकुलर में आप लिख दो, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगने वाला, आपको पेंटिंग का स्किल्स है, आपके पास और कुछ स्किल्स है तो वो स्किल्स मेंशन कर दो, है ना। तो ये सारे आउटलाइन हो गए, बेसिक स्किल्स, बेसिक आउटलाइन हो गए। अभी बोलोगे कि सारे के एक ही जैसे रहेंगे तो यूनिक क्या है? यूनिक ये है कि जब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखोगे, पहले आपको ये 5 जो थे इसमें
आपको डिसाइड करना है कि आपके पास क्या बेटर है। आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, आपने 6 साल 7 साल 8 साल काम कर चुके हैं इंडस्ट्री में, तो आप क्या करोगे, पहले पर्सनल इंट्रोडक्शन के बाद पर्सनल डिटेल्स, जो पहला पॉइंट था, पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद आप वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हो। मैंने आउटलाइन में पहले क्या दिखाया था, सेकंड नंबर में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं, आप क्योंकि आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपका वर्क एक्सपीरियंस सेकंड नंबर में आ जाएगा। आपको डिसाइड करना है कि आपका एडवांटेज क्या देगा, आपका रिज्यूमे क्या दर्शाएगा, क्योंकि आपका रिज्यूमे ही आपका प्रेजेंटेशन है और वही बताएगा। जब 1 सेकंड 2 सेकंड में रिज्यूमे को सेलेक्ट करना रहता है तो जो आपको दिखाना चाहते हो वही दिखाओ, जो चीज़ छुपाना चाहते हो उसको नीचे डालो, जो चीज़ को दिखाना चाहते हो उसको ऊपर रखो। तो आप किस बेसिस पे, क्या आपका प्लस पॉइंट है जिसके बेसिस पे आपको लगता है कि मेरा रिज्यूमे सिलेक्ट होगा, उसको ऊपर रखो। तो आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, 8 साल 10 साल कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हो, तो आप वर्क एक्सपीरियंस को ऊपर रखो, बाद में आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कर डालो, है ना। आपका कोई अवार्ड है, बहुत अच्छा अवार्ड है स्टेट लेवल पे, तो आप अवार्ड्स एंड नॉमिनेशंस को डाल सकते हो ऊपर में। तो आपका जो बेस है, जिसके बेसिस पे आपको लगता है कि सिलेक्शन का चांस, संभावना ज़्यादा है, वो आपका यूनिक प्लस पॉइंट है, और वो यूनिक प्लस पॉइंट को आप ऊपर रखोगे। अगर इनका वर्क एक्सपीरियंस ऊपर था तो वर्क एक्सपीरियंस ऊपर डाले। अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी का बहुत अच्छा है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ऊपर डालेगा, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या होता है, किसी का 10th अच्छा रहता है, किसी का बीएड अच्छा होता है, किसी का ग्रेजुएशन अच्छा रहेगा। तो आपको एक सीक्वेंस डिसाइड करना है। जनरली क्या होता है, लोग जब डालते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो 10th डालेंगे, फिर 12th डालेंगे, फिर ग्रेजुएशन डालेंगे, फिर पीजी डालेंगे, है ना, और फिर बीएड डालेंगे। ये बेसिक आउटलाइन है कि ऐसे ही लोग डालते हैं जनरली रिज्यूमे में। तो आपको देखना होगा कि आपका 10th अच्छा है या बीएड अच्छा है। 10th में आपका 90% है तो नो, इट्स गुड कि आप ऊपर डाले हो, लेकिन 10th में 60% है और बीएड में 75% है तो बीएड को ऊपर रखोगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे क्वालिफिकेशन डाल दोगे। तो बीएड को ऊपर डालोगे, फिर पीजी डालोगे, फिर ग्रेड डालोगे, फिर 12th डालोगे और 10th डालोगे। तो आपको डिसाइड करना है कि कैसे प्रेजेंट करना है। आपका प्रेजेंटेशन में बीएड अगर अच्छा है तो बीएड ऊपर रखोगे, अगर बीएड ठीक है, पीजी बहुत अच्छा है, पीजी में 80% है, लेट्स से 80% पीजी में है, तो आप क्या करोगे, बीएड लिखोगे, पीजी को उसके बाद लिखोगे। बीएड तो आपका 75% है पर परस्यूम लिखोगे अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, और पीजी को कंप्लीटेड में लिखोगे, ईयर ऑफ कंप्लीशन उसका डाल के 80% लिखोगे। तो आपको ये चीज़ हाईलाइट होगा कि हाँ ये तो परस्यूम में 75 है और उसके नीचे पीजी है 80% वाला। तो आपको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर आपको डिसाइड करना है, तो ये आपका यूनिक हो जाएगा, सभी का एक जैसा नहीं रहेगा, रिज्यूमे अलग लगेगा। स्किल्स में आपको देखना है कि आपको क्या क्या स्किल्स आता है, वो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। क्या होता है, हम लोग एक दूसरे का कॉपी करते हैं और कॉपी करने में फंस जाते हैं। एमएस ऑफिस हो सकता है सबको नहीं आता हो, है ना, तो एमएस ऑफिस ऐसा नहीं है कि दूसरे के रिज्यूमे में लिखा हुआ है तो एमएस ऑफिस लिखना ज़रूरी है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो आता है वो ज़रूर लिखो। सोचो कि क्या आता है आपको, क्या स्किल्स है जो आपका, स्किल्स के अंदर आपका लैंग्वेज भी आता है, गुड इन इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, जो आपका स्किल्स है ये लैंग्वेज भी आप डाल सकते हो। आप राइटिंग और रीडिंग दोनों कर सकते हो ये सारे लैंग्वेज के, तो आप वो मेंशन करोगे। इसके अलावा और क्या मेंशन कर सकते हो आप स्किल्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर में आप बहुत सारे चीज़ें ऐड कर सकते हो जो आपकी इंटरेस्ट के रिलेटेड है। जैसे आप बहुत अच्छा खाना बनाने जानते हो, बहुत अच्छा कुकिंग स्किल्स है और आपका यूट्यूब चैनल है और उसमें इतने फॉलोअर्स हैं, तो आप उस टाइप का कुछ चीज़ मेंशन कर सकते हो, क्योंकि जब एक्स्ट्रा करिकुलर में लिखोगे तो वो सारी चीज़ को वो क्वेश्चन करेगा कि हाँ बहुत अच्छा स्किल्स है आपका, और हाँ क्या है, क्या प्रूफ है कि आपका बहुत अच्छा स्किल्स है, आपने उसमें कुछ रिकॉग्निशन लिया है क्या, तो आप उसके पास बैकअप रहना चाहिए आपके पास, तभी हवा में बात नहीं होनी चाहिए। तो जो भी आप मेंशन कर रहे हो वो आपका प्रूफ होना चाहिए और एक यूनिक प्लस पॉइंट आपका होना चाहिए। तो आई होप कि आपका रिज्यूमे
इसी फॉर्मेट में इसी पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए आप कंप्लीट करोगे और आज हमको सबमिट करके वापस भेजोगे जो आपको लिंक भेजा गया है। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।